तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड जो एंगुलर वेरिएबल है वो हमारा क्या था बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन लिख लीजिए आप लोग। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं भाई किससे? आपके अल्फा से। ठीक, तो यहाँ पे उसको अल्फा से हम डिनोट कर रहे हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आपने बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन किया था ना, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बच्चों? वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते थे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द rate of change of angular velocity with respect to time, with respect to time। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से यहाँ पे वैसी ही बात है जैसा हमने पहले देखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो प्रकार का हो सकता है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, जैसे वहां डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता था। तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड और पर सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है आपका वो हो जाएगा कौन सा एक्सेलरेशन बच्चों? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वहां पे आपको पता ही है कि लिमिट अगर हम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करें और एवरेज ही निकालें डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो इट विल गिव यू इंस्टेंट रेट, है ना। और इंस्टेंट रेट, इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे लिखते हैं भाई? डिफरेंशिएशन से। तो इसको डी ओमेगा बाई डी टी लिख देंगे। तो दिस विल बिकम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई यहाँ पे बच्चों? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अल्फा की। अच्छा, यहाँ पे जैसे वहां पे हमने एक्सेलरेशन के और फॉर्मूले देखे, तो इसको जैसे x के रेस्पेक्ट में d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखते थे हम, तो यहाँ पे भी आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे थीटा का, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है। ये तो है ही डी ओमेगा बाई डी टी। एल्फा को ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर एंड एल्फा का एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है, याद है बच्चों? इसको हम डी ओमेगा बाई डी टी लिखना है, और मैं चाहूं तो दोनों साइड जो है वो किसका मल्टीप्लाई कर दूं? डी थीटा, और डिवाइड भी किसका कर दूं? डी थीटा का। तो यहाँ पे देखो डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा हो जाएगा, तो ये डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा। जैसे वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाता था, तो वहां पे वी डी वी बाई डी एक्स आता था। यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आ रहा है ना। तो वैसी सेम चीजें, इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये भी एक्सियल वेक्टर ही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों चार केसेस हो सकते हैं, एक्सिस के अलाउंग तो होगा, लेकिन कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में बच्चों आपका ये जो पार्टिकल है, लेट सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसका जो ओमेगा है वो ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर स्पीड ऐसी होगी भाई v। अब मान लीजिए कि ये लीनियर स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो ये लीनियर स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब ओमेगा भी इंक्रीज कर रहा है। तो ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा की डायरेक्शन भी कैसी होगी बच्चों? अल्फा की डायरेक्शन वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगा ना अल्फा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज तभी करेगी जब ओमेगा इंक्रीज करेगा, और ओमेगा तब इंक्रीज करेगा जब उसकी डायरेक्शन में, स्पीड कब इंक्रीज करती है बच्चों? जब उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। तो अल्फा उसकी डायरेक्शन लग रहा है, मतलब अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन भी डॉट है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, कर्ल योर फिंगर, तो थंब आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो जो अल्फा है उसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बच्चों ओमेगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। इसके बाद अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो उसमें लेट सपोज कि अब जो पार्टिकल है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v है, और ये आपका बच्चों ओमेगा से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे ये रफ्तार जो है लीनियर स्पीड वो डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। अब ओमेगा का डिक्रीज होने का मतलब
कि अपोजिट डायरेक्शन में आपका अल्फा लगा होगा, तो जो है यहाँ पे अल्फा है बच्चों वो क्लॉकवाइज लग रहा होगा ऐसा। तो ओमेगा अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो बाहर की तरफ है, तो अल्फा ऑब्वियसली बात है अपोजिट है तो क्लॉकवाइज है, तो घुमाओगे तो एक्सिस के अंदर की तरफ आएगा, तो अल्फा की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। वैसे ही आप ये दो सिचुएशन ऐसे भी देख सकते हो कि थर्ड केस में अगर हम देखें तो अगर पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो रफ्तार ऐसी है लीनियर स्पीड, और ये ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। और अगर ओमेगा लीनियर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, तो अल्फा की डायरेक्शन भी ऐसी है। तो यहाँ पे ओमेगा इंक्रीजेस और ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है, तो जो आपका अल्फा है उसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ। और फोर्थ केस में आप इसका रिवर्स भी देख सकते हो कि मान लो पार्टिकल क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, तो उसकी लीनियर स्पीड ऐसी है, ओमेगा क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा अपोजिट लगा होगा। तो यहाँ पर अगर ओमेगा डिक्रीज करता है, ओमेगा अंदर की तरफ है बट डिक्रीज कर रहा है, इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा, तो अल्फा बाहर की तरफ होगा। तो इस तरीके से ओमेगा का चेंज या लीनियर स्पीड का चेंज कि वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, वो आपका डिसाइड करेगा कि एंगुलर एक्सिस का डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, बट उसमें सेंस ऑफ रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है या लीनियर स्पीड डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है अल्फा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट सेंस में लगा है, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो सेम सेंस में लगा है, जिस सेंस में ओमेगा होगा, है ना। तो आई होप आपको बच्चों यहाँ पर अल्फा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फा की डायरेक्शन और ये जो फॉर्मुलेज हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो देखिए बच्चों ये दो स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि ना सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब बिना अल्फा के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि ना सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब ए का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहली स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में फॉल्स स्टेटमेंट है। भाई अल्फा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों में सर्कुलर कर सकता है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है बच्चों, स्पीड स्पीड बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं। वेलोसिटी तो सर्कुलर में कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, मैं स्पीड बोल रहा हूं। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है तो सोचो ओमेगा भी तो बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा होता क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ये तो रिलेशन हमने देखा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, अगर वी कांस्टेंट है रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ओमेगा जो है वो भी कांस्टेंट हो गया। अब ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है इट इंप्लाइज दैट कि अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, बट ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना ओमेगा, लेकिन ये सर्कल परफॉर्म कर रहा है। तो बिना अल्फा के सर्कल परफॉर्म किया जा सकता है, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म किया जा सकता है। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो तो वही फॉल्स है, गलत है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कब आता है, एक्सेलरेशन कब होता है बच्चों, एक्सेलरेशन आता है आपका जब वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है। उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होना चाहिए। तो स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन इसकी लगातार डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंजेस। तो यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है जो सर्कुलर मोशन में होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में आपका ओमेगा भी चेंज होगा, तो वहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड भी चेंज होगी। अभी हम उस पे आएंगे तो मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का होना तो मस्ट है भाई, इसलिए सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी सर्कल कर पाएगा, नहीं तो सर्कल नहीं कर पाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। बट अल्फा के बिना भी सर्कल कर सकता है वो कांस्टेंट स्पीड से, तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर चेंज हो रहा होगा तो अल्फा होगा, अल्फा होगा तो भी सर्कल करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर होंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा नहीं, सर्कुलर मोशन में अल्फा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो वो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काउंट होगा, और अगर होगा तो ओमेगा चेंज करेगा, ओमेगा चेंज करेगा तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन तो होना मस्ट है भाई, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, कम से कम सर्कुलर में डायरेक्शन चेंज होना नेसेसरी कंडीशन है। बिना डायरेक्शन चेंज हुए तो वो सर्कल कर ही नहीं सकता पार्टिकल।
तो एक्सेलरेशन तो मस्ट है ही, एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। अभी हम इस एक्सेलरेशन पे ही बात करेंगे कि सर्कल में कितना एक्सेलरेशन चाहिए। चलिए उसके पहले 2-3 पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं, तो इसको नोट करो बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अल्फा, थीटा और ओमेगा तीनों वेरिएबल समझा दिए। अब ये वैसे ही हैं जैसे काइनेमेटिक्स में सवाल बनाए जा सकते हैं ना, यहाँ भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि थीटा अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो बच्चों। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हो दैट इज डी थीटा बाई डी एक्स, तो आपको क्या दे देगा, डी थीटा बाई डी टी, तो आपको क्या दे देगा, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे देगा। और ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो वो आपको क्या दे देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वैसे ही अगर आपको अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया और ओमेगा चाहिए तो इसकी उल्टी प्रोसेस करो, मतलब इंटीग्रेशन करना है। जैसे याद करो वहां पे हम करते थे, और ओमेगा टी पता है तो इसकी उल्टी प्रोसेस करोगे, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं इसमें सवाल नहीं करा रहा हूं क्योंकि इस तरीके के सवाल हमने काइनेमेटिक्स में बहुत सारे किए हैं। अगर आपको करना है तो काइनेमेटिक्स के वही सवाल रिपीट कर लो, सिर्फ थीटा की एक्स की जगह थीटा ले लेना, वी की जगह ओमेगा ले लेना और ए की जगह अल्फा ले लेना, और सारे सवाल वहां पे इसी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। अच्छा ये तो बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये वेरिएबल्स हैं तब की बात है। लेकिन अगर ये अल्फा कांस्टेंट हो, भाई अल्फा अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे वहां एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होता था तो इंटीग्रेशन से आपको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर ये अल्फा कांस्टेंट हो, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो तरीके से हो सकता है ना, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एक वेरिएबल। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हो, क्योंकि ध्यान से देखो तो अल्फा को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो इसको लिखा जा सकता है डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब आप इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे टी इनिशियल टू टी फाइनल, या फिर 0 से टी कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इनिशियल ओमेगा और ये फाइनल ओमेगा, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू, अल्फा कॉमन है बच्चों तो अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा, इनटू टी। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। वहां पे आप u प्लस ए टी लिखते थे। तो यानी कि जो काइनेमेटिक्स में आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन पढ़ी है, वही सेम इक्वेशन यहाँ पे ही वैलिड है। तो अल्फा जब कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप बना सकते हो एंगुलर के लिए। पहली इक्वेशन फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन वैसे ही डेरिवेशन कर सकते हो जैसे वहां किया है, तो मैं दोबारा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, u की जगह इनिशियल ओमेगा आ जाएगा इंटू टाइम आ जाएगा प्लस हाफ, a की जगह अल्फा आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों याद होगा आपको, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 280 as होता था, तो अल्फा इंटू एस की जगह थीटा। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं पे वैलिड है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपसे दिए जाएं, तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो जितने सवाल वहां बनाए जा सकते हैं यहाँ भी बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा के आपको मैं बोर नहीं करूंगा। अगर करना ही है तो एक सैंपल प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसा, कि मान लीजिए कि एक फैन है यहाँ पे बच्चों, है ना, एक इस तरीके से फैन है जो आपका सीलिंग फैन होता है स्टूडेंट्स, ऐसे। और ये जो फैन है ये जो है इसका इनिशियली जब ये स्टार्ट किया तो ओमेगा जो था, मतलब ये घूम रहा था, तो जो ओमेगा है बच्चों ये आपका 2 रेडियन पर सेकेंड है, 2 रेडियन पर सेकेंड है। और इसमें जो अल्फा अप्लाई किया जा रहा है वो है -5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आप ऐसा सोचो कि फैन चल रहा था, आपने फैन को ऑफ कर दिया। जब आपने फैन को ऑफ कर दिया तो उसका रोटेशन जो था ओमेगा था वो 2 रेडियन पर सेकंड था, और जैसे ही ऑफ कर दिया तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -5 रेडियन पर सेकंड कर दिया। तो आपसे बोला गया कि भाई बताइए कि कितने समय में, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, तो ये रुक जाए, तो आपको बताना है कि कितने समय में ऐसा होगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख लो इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो अल्फा आपको पता है -5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आपको इनिशियल ओमेगा पता है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। आपको बच्चों टाइम निकालना है और ये स्टॉप कर गया है, तो फाइनल ओमेगा भी दे दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, एंगुलर वेलोसिटी 0।
कौन सी इक्वेशन लगेगी देख लो भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट गायब है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डालेंगे तो कितना मिलेगा, ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल 2 है, और ये माइनस अल्फा है तो -5 है, इंटू टाइम टी है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, 2/5 सेकंड। तो 2/5 सेकंड में जो फैन है वो रुक जाएगा। तो इस टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, बस आपको मैं सैंपल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। बाकी वैसे ही सवाल है जैसे वहां पे बनते थे, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना याद रखेंगे। ये सारी इक्वेशंस तब यूज करना है जब आपका अल्फा कांस्टेंट है, जैसे वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल पता है, अल्फा पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेना बच्चों, तो थीटा मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं ना, कोई नई बात नहीं है। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनसे कई अच्छे सवाल जो हैं काइनेमेटिक्स में किए हुए हैं, बस उनका एप्लीकेशन यहाँ लगाना है। तो आप पूरे सवाल वापस से यहाँ कर सकते हो, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लिख सकते हो, ओमेगा की जगह वेलोसिटी की जगह ओमेगा लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा लिख सकते हो। वो सारे क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कर सकते हो, तो इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें मैं ज्यादा यहाँ पर इसमें ज्यादा क्वेश्चंस परफॉर्म नहीं करा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं, आप हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट किया था, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे जो खतरनाक चीज है फिजिक्स में वो एक्सेलरेशन होता है, मतलब विलन है एक्सेलरेशन। तो जिस बच्चे ने एक्सेलरेशन को अच्छे से समझा किसी भी मोशन में, वो एक्चुअली में उस चीज को अच्छे से समझ पाता है ना, नहीं तो फिर बड़ी चीजें गड़बड़ होती हैं। यहाँ पे भी जो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन लग रहा है वो कैसे लग रहा है, उसको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो एक डेरिवेशन करते हैं बच्चों छोटा सा, ताकि हमें एहसास हो कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि बच्चों एक जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, ये मान लेते हैं कि ये जो सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट नहीं, हम तो जनरलाइज कर लेते हैं ना भाई। ऐसा मान लेते हैं कि जो स्पीड है v, वो चेंज कर रही है, स्पीड चेंजेस। अगर स्पीड चेंज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो ओमेगा होगा बच्चों वो भी चेंज करेगा। ये ओमेगा की डायरेक्शन मान लो, तो ओमेगा भी चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। खैर वो अभी एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो हमें देखना है कि जब इस तरीके से वो सर्कल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो भाई किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टी टाइम में उसका क्या एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था 2D और 3D मोशन में एक्सेलरेशन के बारे में, कि कोई भी पाथ एक कर्व पाथ लेता है, कोई भी पार्टिकल एक कर्व पाथ लेता है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा किसी भी पॉइंट पे उससे टेंजेंट होती है बच्चों, टेंजेंट होती है। और अगर वहां पे कहीं पे एक्सेलरेशन है ए, और मान लो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन थीटा है, तो एक्सेलरेशन के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक पैरेलल टू वेलोसिटी दैट इज ए पैरेलल, और एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ए परपेंडिकुलर। तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो ए पैरेलल वाला है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज। पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या करता था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता था, डायरेक्शन चेंज नहीं करता था। जबकि ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो आपका डायरेक्शन चेंज करता था बच्चों, डायरेक्शन चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्सेलरेशन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वेलोसिटी से जो भी एंगल पे हो तो उसके दो कंपोनेंट कर लिया करो हमेशा, एक पैरेलल टू वेलोसिटी जो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा, और एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो डायरेक्शन में चेंज लाएगा, जहां भी ऐसी स्थिति है कि कर्व पाथ ले रहा है। अब यहाँ पे एक कर्व पाथ का स्पेशल केस है वो सर्कुलर है, सर्कुलर एक स्टैंडर्ड कर्व पाथ है, ऐसा समझो आप। तो इसमें भी तो वेलोसिटी हमेशा अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी वेक्टर ही चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बताया ना कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और सर्कल कर रहा है, तो डायरेक्शन तो वैसे भी चेंज होगा ना बच्चों, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट जरूर देखने पड़ेंगे। तो वो दो कंपोनेंट कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। तो किसी भी समय पर पार्टिकल मान लो किसी भी टाइम टी पर यहाँ पर है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ t इक्वल टू 0 से चला था, तो उसने ये एंगल थीटा कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो तो ऐसे टेंजेंशियल होती है ना, टेंजेंशियल किसी भी कर्व पाथ के टेंजेंशियल बनते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, जो भी एक्सेलरेशन लग रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है,
तो उसका एक कंपोनेंट जरूर ऐसा होगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा, जिसको ए पैरेलल बोल रहे हैं, लेकिन सर्कल में उसको ए पैरेलल को हम ए टेंजेंशियल बोलते हैं बच्चों, ए टेंजेंशियल, इसको हम ए टेंजेंशियल बोलते हैं। ए टेंजेंशियल बस नाम रख दिया, ए टेंजेंशियल और ए पैरेलल का मतलब एक ही है। और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना बच्चों, इसको ए रेडियल बोलते हैं, इसको ए रेडियल बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियस की डायरेक्शन में है तो इसको ए रेडियल बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है। तो ए परपेंडिकुलर का मतलब ए रेडियल है। सर्कुलर मोशन में ए पैरेलल को ए टेंजेंशियल के नाम से जाना जाता है, दोनों बातें सेम है, और ए परपेंडिकुलर को ए रेडियल के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों आपस में 90 डिग्री में, भाई ये रेडियस के अलॉन्ग है, ये टेंजेंट के अलॉन्ग है ना। आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा। तो यानी कि ये डायरेक्शंस डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी नेट एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली बात है उसके दो कंपोनेंट जरूर होंगे, ए टेंजेंशियल जो मैग्नीट्यूड में चेंज ला रहा होगा, और एक ए रेडियल या ए परपेंडिकुलर जो उसके वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज ला रहा होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं बच्चों? ई वेक्टर से, मतलब यूनिट वेक्टर से। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का, चीजें समझ में आए। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये सेंटर है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे किसी भी टी टाइम में पार्टिकल इस पॉइंट पर है, तो एंगल थीटा चल चुका है टी टाइम में बच्चों। तो उसकी दो डायरेक्शन है, एक रेडियल के अलोंग जो ए परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है, उसको हम यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन आएगा तो हम उसको यूनिट वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी, तो यूनिट वेक्टर से डिफाइन करेंगे। तो इसको ई आर कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो ई आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ई आर कैप का, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है। और एक ई टेंजेंशियल लिखेंगे भाई, ई टेंजेंशियल। तो ये ई जो टेंजेंशियल है बच्चों, जो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, कैप है, यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम अगर इसके दो कंपोनेंट करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है ना। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूं, और फिर इसको पहले हम यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं ई रेडियल की बात करूं, तो ई रेडियल कैसा है बच्चों? ये है ई रेडियल यूनिट वेक्टर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। तो इस ई रेडियल यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? रेडियल यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो ई रेडियल, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम लिख सकते हैं, देखो ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो 1 cos थीटा, तो 1 इंटू कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स डायरेक्शन में आई कैप, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख रहे हैं ना। और एक कंपोनेंट इसका वाई में होगा, तो जिसके साथ थीटा नहीं होता वो कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों? साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है 1 है ना, तो प्लस 1 इंटू साइन थीटा जे कैप। तो जो हमारा ई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है उसका आई कैप और जे कैप के टर्म्स में हमने आंसर निकाल लिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद ऐसे ही आप किसका भी निकालो, ई टेंजेंशियल का। तो आप देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ई टेंजेंशियल ऐसा है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ई टेंजेंशियल वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो ई, ये सॉरी, ये ई रेडियल वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर है ना, मैंने गलती से टेंजेंशियल बोल दिया, ये टेंजेंशियल। तो ई टेंजेंशियल जो होगा, तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट के साथ थीटा नहीं है बच्चों, तो ये साइन थीटा वाला होगा, लेकिन नेगेटिव एक्स में तो माइनस लिखेंगे। अच्छा 1 इंटू साइन थीटा होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और प्लस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है आपका कितना? 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमने आई जे के फॉर्म में ई टेंजेंशियल और ई रेडियल की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद ये हमारी दोनों चीजें आ गई, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम देखें तो किसी भी टाइम टी में इस पार्टिकल की क्या पोजीशन है वो हम निकालें। तो देखो बच्चों इस पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो। ये रेडियस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो है कितना? आर कॉस थीटा बच्चों, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? आर साइन थीटा। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें पार्टिकल की ओरिजिन से,
ओरिजिन से जो वेक्टर लिखते हैं ना बच्चों, उसको तो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। तो इसका मैग्नीट्यूड r है, तो इसका x कंपोनेंट है r cos थीटा i कैप और y कंपोनेंट है r sin थीटा j कैप। तो हम किसी भी टाइम पर r पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं कितना, देखिए, तो पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो x कंपोनेंट r cos थीटा i कैप प्लस y कंपोनेंट r sin थीटा j कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखा गया बच्चों। अब अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है किसी भी पार्टिकल का, तो आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। हमें तो फाइनली एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो याद करो 2 डायमेंशन में हम कैसे निकालते थे, dr बाई dt, क्या एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे बच्चों। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे r क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ ये थीटा वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है, तो डायरेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो पहले cos थीटा, अगर ये cos t होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, तो माइनस साइन टी, लेकिन t की जगह क्या है थीटा, तो इनटू में थीटा का डिफरेंशिएशन, तो d थीटा बाई डी टी, देखिए d थीटा बाई डी टी, और ये i कैप प्लस r साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और इनटू में t की जगह थीटा है तो d थीटा बाई डी टी। डिफरेंशिएशन तो बच्चों आपको आता ही होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया भाई, ये बच्चों d थीटा बाई डी टी क्या है, ये तो ओमेगा है, यहां भी ये ओमेगा है, तो आप चाहें तो ओमेगा इंटू आर बाहर ले सकते हैं, इसमें भी ओमेगा आर है, इसमें भी ओमेगा आर है। तो देखो ओमेगा इंटू आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखो ये बचा, ये है क्या बच्चों, ये देखो ये तो ET है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आया, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ओमेगा आर, और ये कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सही तो है, हम तो ये जानते हैं कि जो ET वेक्टर है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड स्पीड का मैग्नीट्यूड देखा था ओमेगा के टर्म्स में, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। देखो यहां से भी प्रूफ हो रहा है, सेम चीज प्रूफ हो रही है, मतलब जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए कि एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाया कि जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो देखो इस इक्वेशन से ही प्रूफ हो रही है ना। वो हम पहले क्वालिटेटिवली समझ रहे थे, यहाँ पर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वही चीज प्रूफ हो रही है। अब हमें एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा भाई, आपको वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना चाहिए, तो dv वेक्टर बाई dt। लेकिन यहाँ पे देखो आप dv वेक्टर बाई dt, तो समय के साथ ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, तो थीटा भी वेरिएबल है और ओमेगा भी वेरिएबल है, यानी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट लोगे, फिर सेकंड फंक्शन का फर्स्ट कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट रूल आपको बच्चों आता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन आप ओमेगा को मान लो और सेकंड फंक्शन आप किसको मान लो भाई, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं अगर आपको दिक्कत है। आर कांस्टेंट है बट ओमेगा और ये थीटा का प्रोडक्ट है, तो ओमेगा को आप क्या मान लो बच्चों, फर्स्ट फंक्शन, और ये साइन थीटा इसको मान लो सेकंड फंक्शन, ताकि हम प्रोडक्ट रूल लगा सकें। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसा भी करना है आपको कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, पहले हम सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो r इंटू ओमेगा बाहर आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो कितना होता है बताइए, आप लोगों को पता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा, लेकिन ये टाइम के रेस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन, तो मल्टीप्लाइड बाई d थीटा बाई dt करना ना भूले, इंटू आई कैप प्लस यहाँ पे cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और इंटू में d थीटा बाई dt, और ये हो जाएगा बच्चों जे कैप। ये तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, प्लस अब हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, r इंटू ओमेगा का डिफरेंशिएशन d ओमेगा बाई dt, और ब्रैकेट में वही बचेगा सेकंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखो बच्चों, आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो इसमें भी d थीटा बाई dt, ओमेगा बाहर आ सकता है, ये ओमेगा ना, ओमेगा कांस्टेंट ले लो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, ये माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस r मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख लेते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा d थीटा बाई dt बाहर आएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा आई कैप प्लस माइनस साइन बाहर आ गया ना तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा जे कैप।
फिर बीच में प्लस साइन, ये आर, अच्छा डी ओमेगा डी टी क्या है बच्चों, एल्फा, तो ये हो जाएगा एल्फा आर, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये तो ई आर वेक्टर है, ई आर वेक्टर। तो ए टेंजेंशियल, ए एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर, तो ये वो एक्सेलरेशन है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वेलोसिटी के, मतलब रेडियल डायरेक्शन है, ये वो एक्सेलरेशन है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमने डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर माना। तो देखो बच्चों, ये आपका ओमेगा स्क्वायर आर है, मतलब ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हमने अवे फ्रॉम सेंटर माना था, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, जो रेडियल वाला है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज क्या है, ये ईटी है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड है अल्फा आर, और ये जो है ई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट है बच्चों जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ए आर, जो टूवर्ड्स द सेंटर है, क्योंकि माइनस आ गया ना, अभी माना था लेकिन ये टूवर्ड्स है। और इसका एक जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो ई टेंजेंशियल की डायरेक्शन में। यानी कि हो क्या रहा है कि अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करें तो बेसिकली पार्टिकल जब यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी ऐसी है, तो यहाँ पर एक्चुअली में दो एक्सेलरेशन है, एक वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो ए टेंजेंशियल है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, अल्फा इंटू आर, देखो ध्यान से। और एक जो उसका एक्सेलरेशन है वो कहां पर है बच्चों, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ई आर तो हमने अपोजिट माना, ई आर तो हमने बाहर माना था, लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो ए रेडियल जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है, मतलब सर्कुलर मोशन में टूवर्ड्स द सेंटर रेडियल डायरेक्शन में, यानी ये सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है। तो इसको एक नाम और दिया गया, इसी को बोला गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए आर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर। देखो ए आर का मैग्नीट्यूड जो है रेडियल का, इसी चीज को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको नेट एक्सेलरेशन इसलिए नहीं कहा जाता बच्चों, इसको हमने नाम ही अलग दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है हमेशा। अच्छा इसमें याद रखेंगे बच्चों, ये ओमेगा कांस्टेंट हो या ना हो, ए आर और एटी दोनों कांस्टेंट नहीं है कभी भी, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे सोचो तो ये एटी है, ये ए आर है, ये ए आर है, ये एटी है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट हो सकते हैं वो, लेकिन डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट नहीं है। तो कभी भी ऐसा पूछा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, वो बात अलग है ना। और जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है वो नेट एक्सेलरेशन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है। एक्चुअली में नेट एक्सेलरेशन जो है वो इन दोनों का वेक्टर सम है, ये नेट एक्सेलरेशन है बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, आप नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो अगर आप चाहें तो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा भाई, अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, which can be written as a tangential is alpha r, तो अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक नेट भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि रेडियल से ये एंगल थीटा है तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, थीटा नहीं, इसको मान लो कुछ भी एंगल, मान लो आप थीटा ही ले देते हैं, तो कोई भी एंगल थीटा है रेडियल से ए नेट का, तो वो भी आप निकाल सकते हो, टेन थीटा लगा लो, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए टेंजेंशियल अपॉन बेस दैट इज ए रेडियल। तो ए टेंजेंशियल अपॉन ए रेडियल से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, थीटा भी निकाला जा सकता है ना। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो ए टेंजेंशियल क्या काम करेगा, ए टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज करने का काम करेगा। ए रेडियल क्या काम करेगा, ए रेडियल जो है वो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा, और जो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हमने एक नाम दिया है, इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, और नेट एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में वो भी समझ में आया होगा, और उसके दो कंपोनेंट टेंजेंशियल और रेडियल कैसे निकाले जाते हैं, उनका क्या मैग्नीट्यूड है ये भी समझ में आएगा। तो अब आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आ रहा होगा कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, कैसे एक्ट करता है और किन डायरेक्शंस में एक्ट करता है ना, और हम चाहें तो उसमें हर चीज निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है वो क्लियर होगा और आपको एक्सेलरेशन की फीलिंग आई होगी सर्कुलर मोशन में। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है
और मान लीजिए कि उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन तो वैसे भी चेंज होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको पता है कि दो प्रकार के एक्सेलरेशन लगते हैं, एक वेलोसिटी की डायरेक्शन में जिसको हम ए टेंजेंशियल बोलते हैं और जनरली हम उसको ए पैरेलल बोला करते थे, और एक टुवर्ड्स द सेंटर जो ए परपेंडिकुलर है लेकिन इसको हम ए रेडियल बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए अलग नाम दिया है क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए उसका नामकरण अलग किया गया और टेंजेंशियल का भी नामकरण जो है वो अलग किया गया। अब ये जो है ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। नेट एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपको बताया इनका वेक्टर सम, तो ये आपका ए नेट है। तो ये जो ए टेंजेंशियल है इसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ना, तो ए टेंजेंशियल क्या करेगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, स्पीड की डायरेक्शन में, तो ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंज करता है। तो ए टेंजेंशियली ओनली आप लिख सकते हो चेंजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल को अगर हमें चेंज कराना है तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखना पड़ेगा, और अगर हमें केवल डायरेक्शन चेंज कराना है तो ए आर देखना पड़ेगा। तो ए आर जो है कंपोनेंट या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर जो कंपोनेंट है वो ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो ये बच्चों डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल को चेंज करता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक, बाकी ए नेट कैसे निकालना है, एंगल कैसे निकालना है, ये सब तो मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जैसे अभी हमने बोला कि जो ए टेंजेंशियल है वो क्या है, अल्फा इंटू आर। इसको ध्यान से समझें, किताबों में एटी नहीं लिखते, इसको ए लिख देते हैं। तो ये नहीं है बच्चों, ऐसा मत लिख देना कभी भी, ये सही है। बट अगर आप ऐसा लिख दोगे ए नेट इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, मतलब किताबों में इसको ऐसे दिखा रहता है ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर, तो वहां पे इस ए का मतलब ए टेंजेंशियल है, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब अगर आप इसको नेट एक्सेलरेशन समझने की गलती करो तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। इसलिए मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि वहां पे किताबों में कैसे बता देते हैं, वहां पे प्रूफ भी करा देते हैं इसको कि भाई कोई भी पार्टिकल है, एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसका ओमेगा चेंज होगा भाई। तो अगर हम ओमेगा लिखें तो एक्सेलरेशन लिखें तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। और ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, अगर ये रेडियस पता है और आपको लीनियर स्पीड भी पता है तो याद करो हमने इसको लिखा था v बाई आर। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो d बाई डी टी इंटू वी बाई आर, तो रेडियस तो कांस्टेंट है तो रेडियस बाहर आ जाता है तो 1 बाई आर, और ये बन जाता है dv बाई dt। तो यहाँ पे dv बाई dt मतलब ये स्पीड है, और स्पीड को कौन चेंज करा सकता है, टेंजेंशियल। लेकिन वहां पे वो उसको ए आर लिख देते हैं, मतलब ए बाई आर लिख देंगे। ये dv बाई dt एक्चुअली में स्पीड चेंज है, और स्पीड कौन चेंज करा रहा है, टेंजेंशियल। तो वहां पे ये AT बाई आर होता है बच्चों, लेकिन किताबों में उसको A बाई आर कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये A नेट है, और फिर वो उसको अप्लाई करता है तो उसके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसको कभी भी ध्यान नहीं रखना है। जो अल्फा है वो कौन से लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, वो टेंजेंशियल वाले लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, जो सिर्फ क्या चेंज ला रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल में चेंज ला रहा है। इसलिए आप ध्यान रखना कि अल्फा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब AT को आप ये लिखोगे, ए टेंजेंशियल जो है वो ये लिखो बच्चों, डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई डी टी। ध्यान समझे, AT ये नहीं है, AT को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, AT इज इक्वल्स टू डी वी वेक्टर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो कि नेट एक्सेलरेशन है। तो ये गलत है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला सही है भाई। एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल वो सिर्फ किसको चेंज करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल नहीं है, फिर तो वो ए नेट होगा। यानी ये जो आप लिख रहे हो ये एक्चुअली में ए नेट के लिए लिखा जाना चाहिए, dv वेक्टर बाई dt। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, इट इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करो, स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि वो स्पीड में चेंज ला रहा है, वो डायरेक्शन में चेंज नहीं ला रहा है। तो ये ए नेट है, ये AT है। ये बातें हमें जो है वो समझ में आनी चाहिए बच्चों, नहीं तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। इसमें मतलब ये है कि इसमें स्पीड चेंजेस, इसमें क्या है कि दोनों चेंजेस, तो यहाँ पे AT नहीं आएगा, फिर ये ए नेट आएगा, है ना। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यही छोटी छोटी बातें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं, किसमें बच्चों, सर्कुलर मोशन में।
इसलिए इनकी क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, अगर आप ऐसे सोचें कि अगर मुझे एक पार्टिकल को सर्कल कराना है, तो किसी भी पार्टिकल को सर्कल कराना है तो मुझे, ये तो मैंने अभी आपको बताया ट्रू फॉल्स में कि वहां पे एक्सेलरेशन मस्ट है, एक्सेलरेशन चाहिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन से एक्सेलरेशन होना चाहिए, कम से कम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए कि ये जो है सर्कुलर मोशन कर ले, तो कम से कम बच्चों रेडियल वाला तो होना ही चाहिए, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी से ए रेडियल, क्योंकि बिना ए रेडियल के ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होना मस्ट है। तो ए रेडियल जो है वो मस्ट एक्सेलरेशन है, इसके बिना सर्कुलर परफॉर्म हो ही नहीं सकता। यानी कि जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो होना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना सर्कुलर नहीं करोगे। हाँ, अगर आपकी ये स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ए टेंजेंशियल क्या हो सकता है, जीरो। तो अगर ए टेंजेंशियल नहीं भी होगा तो काम बन जाएगा और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद कांस्टेंट स्पीड, और ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि अल्फा जो है वो भी जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप के मोशन में जिसमें सिर्फ पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा तरीका क्या है कि दोनों एक्सेलरेशन हो, तो फिर भाई ए टेंजेंशियल भी होगा, ए रेडियल भी होगा, तो पार्टिकल स्पीड भी चेंज करेगा, स्पीड भी चेंज करेगा मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा, स्पीड भी चेंज करेगा। तो फिर नेट एक्सेलरेशन चाहिए होगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे, स्पीड चेंज कराने वाला, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कराने वाला। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCM। तो आई होप आपको दोनों में क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं और सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोला जाता है ना। तो मैं इसके थोड़े थोड़े से पॉइंट्स आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नेक्स्ट पेज पे करा देता हूं, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, लेकिन उसको एक बार यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं और क्या क्या फॉर्मूला लगते हैं वो देख लेते हैं, तो एक जल्दी से हमारा रिकैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो एक सेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, यूसीएम। और एक सेक्शन में लिख लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे तो इनको NUCM भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा डिवीजन कर लो भाई, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझ में आना है कि अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट की चेंज है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों, इसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जाए तो वो तो चेंज होगा ही ना, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस। इसमें तो इसमें तो दोनों चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो इसमें तो पक्का ही है कि वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन में जो है वो आपका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि इस वेलोसिटी वेक्टर की स्पीड चेंज नहीं होती, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में ये जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये भी चेंज करता है, दोनों चेंज करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज होती है और वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होता है। तो अगर हम तीसरे केस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज इक्वल टू V इंटू आर, मैंने उल्टा लिख दिया, V बाई आर, तो V बाई आर होता है। तो यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है ओमेगा भी जो है वो बच्चों कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल सर्कल करता है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से करता है, जबकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है, तो ओमेगा भी चेंज कर रहा है, तो ओमेगा चेंजेस। फिर अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये डी ओमेगा बाई डी टी है बट ओमेगा तो चेंज हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहाँ पे अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी का कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि ओमेगा चेंजेस, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ए टेंजेंशियल अल्फा इंटू आर होता है, क्योंकि अल्फा ही जीरो है तो ए टेंजेंशियल भी जीरो है। जबकि यहाँ पर ए टेंजेंशियल जो है वो अल्फा आर होगा, लेकिन अल्फा जीरो नहीं है तो ए टेंजेंशियल भी जीरो नहीं होगा, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू कुछ आएगी, है ना बच्चों। यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो बच्चों ओमेगा कांस्टेंट है तो ए रेडियल कांस्टेंट है, तो ऐसा मत सोचना ए रेडियल कभी भी कांस्टेंट नहीं है,
क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। हाँ, ए रेडियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ए रेडियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो लगातार चेंज होती है ना, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और रेडियल एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होते, वो वेरिएबल ही होते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है। हालांकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, वो बात अलग है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो एटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और ओमेगा कांस्टेंट है तो ए आर का मैग्नीट्यूड, बट इनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है ना। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया भी। यहाँ पे अगर रेडियल की बात करें तो यहाँ पे भी रेडियल क्या लिखा जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पे ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर आर ही लिखा जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर मैं ए नेट की बात करूं तो ए नेट क्या होता है, रूट ओवर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो ए टी है ही नहीं, तो ए नेट केवल किसकी वजह से होगा, रेडियल एक्सेशन की वजह से। तो ए नेट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चिंता करने की बात ही नहीं है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बराबर ही होता है, नेट एक्सेलेरेशन, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जबकि रेडियल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों होंगे, तो ए टी भी होगा तो उसका स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए टी की वैल्यू अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाता है बच्चों, प्लस ये आपका ओमेगा की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, एंगल वेंगल सब निकाल सकते हो, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है दोनों में क्लियर होंगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, और जितने भी फॉर्मूले यूसीएम और एन यूसीएम में लगाए जा सकते हैं वो भी क्लियर होंगे, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखो बच्चों, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में समझा, जिसको हम रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन लिख लो, ताकि अगर कभी आ जाए तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा बोर्ड में, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपसे कभी भी कंपटीशन में तो आएगी नहीं, फिर भी एक बार लिख लेना चाहिए ना, जब रिवाइज करेंगे तो हमें याद रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चों, कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल कर रहा होता है तो जो टुवर्ड्स द सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन है, देखो इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि ये जो ए आर है या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। हाँ, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और ओमेगा अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, तो ये हमेशा चेंज ही होता है ना, वेक्टरली अगर हम बोले। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज वो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में कि a particle doing circular motion a particle doing circular motion must require जैसे मैंने आपको बताया ना, सर्कुलर मोशन के लिए चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, उसको क्या नेसेसरी है, डायरेक्शन चेंज करना नेसेसरी है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन होना जरूरी है, मतलब सेंट्रीपिटल होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन मस्ट रिक्वायर्स एन एक्सेलरेशन टूवर्ड्स इट्स सेंटर, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, है ना, टूवर्ड्स सेंटर। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे टूवर्ड्स इट्स सेंटर विच कैन चेंज, और ऐसा भी लिख सकते हो टूवर्ड्स इट्स सेंटर और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। सेंट्रीपिटल तो वेलोसिटी वेक्टर के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो आपको पता ही। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी which can change the डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, जो क्या चेंज कर पाए बच्चों, क्योंकि बिना उसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है। तो विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड नहीं, एंड मत लिखो, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो मैं बता ही चुका हूँ। तो विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड विच ऐसे लिख लेते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन का पार्ट नहीं होता है, मतलब नेट एक्सेलरेशन नहीं है, ये नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है।
तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आप लिख लो, इसको एसी भी बोलते हैं, मतलब एसी ही ए आर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो या रेडियल एक्सेलरेशन बोलो। तो हमने इसका फॉर्मूला देखा कि ओमेगा स्क्वायर आर है, और इसका फॉर्मूला आप v के टर्म्स में भी लिख सकते हो, इसकी स्पीड के टर्म्स में। अगर किसी भी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है तो आप जानते हो कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर। तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर कर दो बच्चों, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर बाई आर बचेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दोनों में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है, या तो आप ऐसा लिखो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर लिखो v स्क्वायर बाई आर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो वेलोसिटी आपको अगर स्पीड गिवन है तो स्पीड के फॉर्म में लिख दो v स्क्वायर बाई आर, और अगर आपको ओमेगा के फॉर्म में लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो आई होप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी बच्चों आपको क्लियर होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि एक रॉड है, ये रॉड को यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस पे अल्फा लगाया गया, अल्फा की वैल्यू जो है वो 2t रेडियन पर सेकेंड है। और ये जो पॉइंट है बच्चों ए पॉइंट, इस ए पॉइंट की दूरी जो है एक्सिस से, तो ये आप देखो अगर ये घूमेगा तो ये ए पॉइंट सर्कल करेगा इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन जैसा ही, सर्कुलर मोशन ही है, ये आपको समझ में आ रही होगी बात। तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि भाई फाइंड नेट एक्सेलरेशन, फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए आफ्टर 2 सेकंड। अगर t इक्वल टू 0 पे ऐसे स्टार्ट किया है तो आफ्टर 2 सेकंड जो है उसका पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर आपका नेट एक्सेलरेशन है, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर इस पे दो एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, एक ए रेडियल या ए परपेंडिकुलर, जो भी बोलना चाहो, और एक ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अल्फा इंटू आर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आप देखो, अल्फा है 2t, और आर की वैल्यू 2 है, देखो 2 मीटर, और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए ना, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड की वैल्यू डाल दो। ये जो सिचुएशन हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो 2 सेकंड पे, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 80 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब ए आर निकालो तभी तो ए नेट निकलेगा, क्योंकि उनका ही जो रिजल्टेंट है वो क्या है बच्चों, ए नेट। तो ए आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए आर होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लेकिन ओमेगा चाहिए, ओमेगा एट 2 सेकंड चाहिए, ध्यान से देखें, ओमेगा एट 2 सेकंड चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को लिखना पड़ेगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो जाएगा अल्फा, और विच इज इक्वल टू 2t। तो आप यहां से देखो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए ना। तो ये आपका पहले इनिशियल ओमेगा जो है वो 0 है, फाइनल ओमेगा मान लीजिए ओमेगा, तो ओमेगा एट 2 सेकंड ऐसे मिलेगा आपको। तो ये देखो ये टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा, 2 डालोगे तो ये 4, तो 4 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू 2 सेकंड में 4 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे आप पुट करो तो ए आर जो है वो 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू रेडियस। तो ध्यान से देखो, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, नहीं सॉरी 4 का स्क्वायर, ओमेगा 4 है ना बेटा, तो 4 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 2, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन इस टाइम में। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, देखो तो यहाँ पे ए नेट की वैल्यू लिखेंगे रूट ओवर ए आर स्क्वायर, दैट इज 32 का स्क्वायर, प्लस 80 स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, 8 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 1, तो ये रूट 17 बचेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया इस तरीके से। और आप चाहो तो इसका एंगल भी निकाल सकते हो, अगर मैं बोलूं कि ए आर और ए टी के बीच का एंगल थीटा निकालो, तो ये भी मैंने आपको बताया कि टेन थीटा आप लगा लो, टेन थीटा जो होगा वो 80 अपॉन ए आर हो जाएगा। तो 80 की वैल्यू जो है वो है 8 अपॉन ए आर की वैल्यू जो है वो है 32, तो विच विल बिकम 1/4। तो थीटा भी मिल गया बच्चों। अगर पूछ ले तो आप थीटा भी निकाल सकते हो, कुछ भी पूछ ले, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप इस तरीके के सवाल बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि एक रॉड है,
इस रॉड पे ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है, इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, इसको घुमाया जा रहा है अल्फा से, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए आपको दी गई है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये सॉरी मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सेकंड लिख दिया था, पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो पर सेकंड स्क्वायर जो है ये है, और मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 2 मीटर की दूरी पे, वैसे ही मान लेते हैं हम। फिर आपसे ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए आर आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड के बाद, ये t इक्वल टू 0 की स्थिति है, 2 सेकंड के बाद आपको बताना है कि एंगल क्या होगा ए नेट और ए आर। तो फिर से बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये सवाल भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा ए आर, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ए टी। 2 सेकंड के बाद आप देख लो कि क्या वैल्यू है, तो ए टी की वैल्यू होगी अल्फा आर। अच्छा, अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये 2 लिख दो, और आर भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा बच्चों। ये जो हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर आर होगा, तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन लगा सकते हो। तो ओमेगा फाइनल ओमेगा एट 2 सेकंड्स, और ओमेगा इनिशियल 0 है क्योंकि स्टार्ट कर रहा था, प्लस अल्फा, अल्फा 2 है इंटू टाइम 2 है, तो ओमेगा की वैल्यू है बच्चों 4। तो ओमेगा आर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, मतलब ये 4 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा रेडियस, तो ये हो जाएगा बच्चों 32, है ना। अब आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकाल लो भाई। ये ए नेट है, तो ए नेट है तो बच्चों ये वाला एंगल जो है थीटा है, तो 2 सेकंड के बाद ये एंगल थीटा कितना है, तो यहाँ पे अगर आप tan थीटा लगाओगे तो आपको दिखाई देगा 80 अपॉन ए आर। तो 80 की वैल्यू है 4 अपॉन ए आर की वैल्यू है 32, विच विल बिकम 1/8। तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों tan इनवर्स 1/8। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप बड़े आसानी से बना सकते हो। इसमें कोई और सवाल क्या कर सकता है, वो मैं करा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं सिर्फ कि अगर मान लो कि यहाँ पे बोलता कि बताइए कि अगर ए नेट और ए आर के बीच में एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो वो किस टाइम पे बनेगा, टाइम पूछ गया। तो आप यहाँ पे 45 लिख दो भाई, 45 होगा तो 80 इक्वल्स टू ए आर हो गया, फिर ए आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू टी जिस भी टाइम में, तो 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 4 कर देना, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इस तरीके से आपको अगर एंगल दिया हुआ है और टाइम पूछा है तो वो सवाल भी आप कर सकते हो। अगर टाइम दिया है एंगल पूछा है तो वो भी कर सकते हो, और अगर टाइम दिया है किसी भी एंगल या फिर नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछे तो वो भी बता सकते हो। तो जो भी पूछा जाए आप सब निकाल सकते हो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको हर फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये बात समझ में आती है तो, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप सर्कुलर मोशन के बेसिक क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हो।